नमस्कार दोस्तों। अपन जो मैंने बोला था आपको कि मैं 12वीं के कुछ बच्चों के लिए भूगोल का विषय पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं। मैं सभी से जो स्टूडेंट हैं उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप जैसे जैसे मैं नोट्स मेरे बनाए हुए हाथों से हैं और आप जैसे मैं बोलता जाता हूँ आपको उस तरीके से लिख लेना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ध्यान से सुनने पर आपको बहुत सी चीज़ें याद रहेगी और आपको आगे भी फायदा रहेगी। जैसे जैसे नोट्स रहेंगे इनको आप बनाते हुए चलना है, ठीक है। आराम से एक बार भी नहीं आए तो समझो दूसरी बार वीडियो देखना। छोटा वीडियो रहेगा, 10 से 15 मिनट का रहेगा और तरीका रहेगा। आज मैं पहला लेसन लेके आया हूँ। हमारे टोटल 25 लेसन है, लेकिन अभी सरकार ने एक नोटिस जारी किया था कि कुछ सिलेबस कम किया जाएगा, तो उस आधार पर है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, सभी को, अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारे लिए अच्छा है हमारे लिए, तो आप अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको भी और भी जो भी वीडियो आएंगे मेरे, वो आपको मिलते रहेंगे। तो अपना देरी करते हुए ना करें और आपने जो भी है आगे बढ़ते हैं अपने। तो पहला जो बात आती है ये कि पहली चीज है, देखो 12वीं कक्षा है, भूगोल विषय है। पहला लेसन का नाम है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र। क्या नाम है? मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी पता नहीं क्या आएगा, नया जो आएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्या बटा हुआ है। लेकिन पहला लेसन पक्का है कि तुम्हारे 40% में 60% में रहेगा, क्योंकि भूगोल का जो मेन इंट्रोडक्शन है ये तो देना ही पड़ेगा उनको, तो इस लेसन से तो कोई कटौती नहीं करेंगे वो। तो पहला लेसन में यहाँ से पहली चीज देखो, आपको जैसे पहली चीज याद होनी चाहिए कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक है इरेटोस्थेनीज। कौन है? इरेटोस्थेनीज। दूसरी चीज है कि जो भूगोल है, भूगोल कितनी शाखाओं में बटी हुई है, भूगोल की कितनी शाखा है। तो भूगोल के मुख्य रूप से कितनी शाखाएं? 2 शाखा हैं। कौन कौन सी शाखाएं? एक भौतिक भूगोल है, एक मानव भूगोल है। अब भौतिक भूगोल क्या होती है? भौतिक भूगोल हमने 11वीं में पढ़ी है, पहली चीज तो देखना। मानव भूगोल हम 12वीं में पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पहले बात करते हैं भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल में मुख्य रूप से जो हम अध्ययन करेंगे उसमें मुख्य रूप से भौतिक भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का हम वर्णन करते हैं। जैसे मान लीजिए कह सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, वन, इन तमाम चीजें जो भी प्रकृति से रिलेटेड है, ग्रह क्या है, सूर्य, सौर मंडल क्या है, इन तमाम चीजों का जो भी है भौतिक वातावरण, एक तरीके से प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीजें होगी हम उनका अध्ययन एक तरीके से भौतिक वातावरण में करेंगे। दूसरी चीज है मानव भूगोल। इसमें मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होगी, मानव के द्वारा जो भी होगा, मानव के आवास कैसे होंगे, मानव की जो क्रियाकलाप, रहने की व्यवस्थाएं कैसी होगी, मानव को क्या करता है, मानव क्या क्या नहीं करता है, तो जितने भी सेक्टर होंगे मानव के वो इससे संबंधित होंगे। तो यहाँ से कौन कौन सी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भूगोल की 2 शाखा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, छोटा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और मानव भूगोल का विकास, प्रादुर्भाव और विकास कब से माना जाता है? मानव भूगोल का विकास या प्रादुर्भाव एक तरीके से कब से माना जाता है? क्वेश्चन है मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है मानव भूगोल का विकास? 18वीं शताब्दी से माना जाता है। अब चीज है, पहली चीज हम 12वीं में पढ़ेंगे, मैंने बता दिया था, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल है क्या? इससे संबंधित कुछ भूगोल वेता है, 4 परिभाषा है, आपको रटनी पड़ेगी, इसमें कोई चांस नहीं है। 100% इस बार आने की संभावना है। कौन कौन सी आने की संभावना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहली है परिभाषा, एक है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। नाम नहीं है, नाम आगे आएगा। जन्मदाता कहाँ के हैं ये? तो ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। जर्मन भूगोलवेता, नाम है इनका फ्रेडरिक रेटजेल। यहाँ है देखो, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। एक क्वेश्चन तो बन रहा है आपको यहाँ से।
अब इनके अनुसार परिभाषा देनी है मानव भूगोल की। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है दोस्तों, देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एक बार देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। सुन लिया आप, ठीक है, रिवाइज करके एक बार आराम से दोबारा सुन सकते हो परिभाषा को। अब देखो, इसमें मानव जो एक तरीके से जर्मन भूगोल देता है फ्रेडरिक रेटजेल, नाम याद रखना, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। तो इन्होंने जो ये परिभाषा दी है, एक तो आपको परिभाषा देखना है, क्वेश्चन कैसे करता है तो मैं बताता हूँ। या तो परिभाषा दे देगा और पूछेगा ये परिभाषा किस भूगोल वेता की है, क्या पूछेगा कि फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, पहली परिभाषा, तो ये परिभाषा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये चीज। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो रेटजेल ने अपनी ये परिभाषा किस पुस्तक में दी है। तो ये कह सकते हैं रेटजेल की पुस्तक का नाम बताइए। तो रेटजेल ने जो अपनी जो परिभाषा है, ये एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक का नाम है, देखो ढंग से देखो, एंथ्रोपोजियोग्राफी में ये परिभाषा दी है। ये पुस्तक है इनकी और इस पुस्तक में इन्होंने ये परिभाषा दी है। दूसरा भूगोल वेता है, इनका नाम है एलन सैंपल। क्या नाम है इनका, एलन सैंपल है। इन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल चंचल मानव कैसा है, क्रियाशील है। मानव कैसा है, क्रिया करता है ना मानव। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एक बार पुनः बोल रहा हूं मैं, एलन सैंपल के अनुसार, नाम याद जरूर रखना, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी कैसी है, रुकी हुई है क्या पृथ्वी। हम ये मानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा है ना 11वीं में। तो क्या है कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दूसरी बात एक याद रख लेना, यहाँ पे एलन सैंपल अमेरिका की थी, लिख लेना, कहाँ की थी, अमेरिका की थी एलन सैंपल, ठीक है। आगे देखो, तीसरा है, नाम है, बहुत बड़ा नाम है भाई इनका, याद रखना, विडाल डी ला ब्लास। क्या नाम है इनका, विडाल डी ला ब्लास। कुछ याद नहीं रहता है तो ब्लास याद रख लेना। कहाँ के हैं ये, फ्रांसीसी है, फ्रांस के हैं ये। कहाँ के हैं भाई, ये फ्रांस के। इन्होंने क्या कहा है साहब, इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। बस इतनी सी परिभाषा है। ब्लास क्या कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, यही परिभाषा है इनकी, ठीक है। अब यहाँ से फ्रांसीसी है, देखो परिभाषा आपको याद करनी है दोस्तों, परिभाषा तो आपको रटनी पड़ेगी। डिकेन और पिट्स के अनुसार, छोटी सी परिभाषा है, इतना महत्व नहीं, तो परिभाषा पहले, हाँ कौन कौन सी है, तो पहले और दूसरे नंबर की परिभाषा, तीनों ऊपर की, तीनों ऊपर की, आपको अच्छा हो चारों पढ़ लो तो आप चारों ही याद कर लो। तो डिकेन और पिट्स के अनुसार मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट किया है, मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट किया है, किसमें, मानव भूगोल में। बस परिभाषा यही है इनकी, मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट किया है। ये किसकी परिभाषा है, ये डिकेन और पिट्स की है, पिट्स है इनका नाम, याद देखो, ये अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ये है, ये पिट्स, ये वाला पिट्स, ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या आएगा, मानव भूगोल, देखो एक तो छोटा सा लेसन है ये, और यहाँ से पक्का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र बताना है। ये तो जनसंख्या व उसकी क्षमता, या क्षमता की जगह जनता भी आ सकता है, क्षमता या जनता याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या,
जनसंख्या और उनकी क्षमता, जनसंख्या की जगह जनता आ जाएगा। जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध। ये 6 हैं। जनसंख्या और उनकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन की जब प्राकृतिक संसाधन आएंगे मैं वहां पर आपको अच्छे से डेफिनेशन दूंगा इसकी। सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। कालिक अनुक्रम, कालिक बोलते हैं काल समय को, कालिक अनुक्रम, समायोजन और प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध। तो ये 6 के 6 के याद रखने हैं। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कर ले हो कि मानव, ऐसे किसी नाम लिख लेना भाई। अगर क्वेश्चन कह ले कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्रों को आरेख में प्रदर्शित कीजिए, तो आपको क्या करना है कि आरेख हो गया, ये जो 6 हैं इन 6 को ऐसे कैसे आरेख बना के इसमें से प्रदर्शित कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है हंटिंगटन, यहाँ एक और स्टार लगा के नोट लगा के लिखना है। हंटिंगटन नाम है, देखो ढंग से देखना। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। किससे, कौन है? हंटिंगटन है। इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। देखो भूगोल को नहीं बांटा है, मानव भूगोल को बांटा है। और मानव भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र है, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। अगर कृष्ण भूगोल की करे बात, 2 भूगोल की भौतिक और मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल मानव। लेकिन यहाँ पे इसने मानव भूगोल का किया है विभाजन, तो किस आधार पर? भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। तो क्वेश्चन कर सकता है तुम्हें फंसाने के लिए। तो हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल का विभाजन कीजिए, तो किस बात में? भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया में। इनके अलावा एक चीज और है कि मानव भूगोल के विकास में किन किन भूगोलवेताओं ने योगदान दिया। एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। नंबर 1 है जर्मनी के भूगोलवेता। जर्मन भूगोलवेता है। जर्मनी के कौन कौन है नाम याद रखना है केवल आप। इस साल क्वेश्चन पूछ लिया अमेरिका के 2 भूगोलवेताओं के नाम बताओ। बच्चे तरीके से दिमाग से गायब। और हालांकि मैं एक बात बताता हूँ, टीचरों ने भी नहीं लिखाया होगा, बहुत सारों ने। ठीक है, हालांकि हमारे नोट्स में थे पिछले वाले में, लिखाने में अपने कहीं कमी नहीं छोड़ते। तो जर्मनी के कौन थे भूगोलवेता? हमबोल्ट है एक, आपने याद रखोगा, रेटजेल में हमने पढ़ा, इसलिए मैंने वहां नाम लिखा है। हमबोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, थेसेल और रेटजेल। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखनी है। एक तो रेटजेल तो पक्का याद रखना ही है, एक रिटर याद कर लेना। दूसरा अमेरिकन में एलन सैंपल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल शावर और एक और ग्रिफिथ टेलर। एक ग्रिफिथ टेलर आ गया है अपने काम। एलन सैंपल वहाँ याद हो गया, हंटिंगटन अभी आपने देखा ही है। उसके बाद बोमेन, कार्ल शावर और ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद तीसरा ब्रिटेन, जिसे अपन इंग्लैंड कहते हैं। तो इंग्लैंड का कौन कौन है भाई? हर्बर्टसन, क्या नाम है? हर्बर्टसन, मैकिंडर, फलवर आदि। तीसरे फ्रांस के कौन है? फ्रांस का कौन है? ब्लांस। मैंने कहा विडाल डी ला ब्लास। ये ब्लास है, ब्लांस ये अंक की मात्रा नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं है ब्लास। वो विडाल डी ला ब्लास, ब्रुन्स, डिमांजिया और फेब्रे ने क्या किया था, अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा फेब्रे ने क्या किया। उसके बाद सर्वाधिक मानव भूगोल का विकास हुआ तो फ्रांस में हुआ है। प्रश्न करिए कि सर्वाधिक मानव भूगोल का विकास किस देश में हुआ? तो फ्रांस में हुआ है सर्वाधिक मानव भूगोल का विकास। प्रश्न करें तो इसके बाद मानव भूगोल की विचारधारा। तो मानव भूगोल की कौन कौन सी विचारधाराएं हैं? तो मानव भूगोल की जो विचारधाराएं थी वो मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ। मानव भूगोल की विचारधाराओं में पहली विचारधारा है, 3 विचारधारा दिए, एक निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। 3 विचारधारा दिए, निश्चयवाद, संभववाद और एक तरीके से नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद क्या थी? निश्चयवाद को हम प्रकृतिवाद भी कहते हैं, पर्यावरणवाद भी कहते हैं। तो निश्चयवाद क्या है कि मानव प्रकृति की इजाजत या प्रकृति की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। पहली विचारधारा ये थी
कि मानव प्रकृति की इच्छा या इजाजत के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ये आएगा कि निश्चयवाद विचारधारा का समर्थक कौन है, क्वेश्चन ये आएगा। तो इस विचारधारा में किस पर जोर दिया गया निश्चयवाद विचारधारा में? तो निश्चयवाद विचारधारा में प्रकृति को मानव से शक्तिशाली माना है। याद क्या करना है, इस विचारधारा में प्रकृति को मानव से शक्तिशाली बताया गया है। इसके समर्थक कौन कौन है इस विचारधारा के? इसके समर्थक हैं रेटजेल, इसका प्रतिपादक है। एलन सैंपल इसकी कट्टर समर्थक है। एलन सैंपल इसकी कट्टर समर्थक है, ये याद रखना है भाई आपको। इसके बाद संभववाद की विचारधारा। पहले बात कर लेता हूं मैं संभववाद। जो ये संभववाद शब्द है, ये शब्द एक तरीके से किसने दिया? तो ये शब्द है, ये शब्द दिया था फेब्रे ने। किसने दिया ये शब्द? ये शब्द दिया है फेब्रे ने। तो ये शब्द फेब्रे ने दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है। फेब्रे ने वहां लिखा है, मैंने आपने बताया था, मैंने ये वाला फेब्रे ने फेब्रे ने इस शब्द को दिया है, ठीक है। उसके बाद है आगे देखो कौन है? मानव अपनी इच्छा से प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग कर सकता है। मानव अपनी इच्छा से प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग कर सकता है। क्या है? इस विचारधारा में मानव को प्रकृति से शक्तिशाली बताया गया है। दूसरी वाली जो परिभाषा है, इसमें मानव अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य कर सकता है। मतलब मानव अपनी इच्छा से प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। अपनी इच्छा से मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा में मुख्य रूप से एक तरीके से मानव को प्रकृति से शक्तिशाली बताया है। तीसरी है, इसका जनक कौन है? तो इसका जनक है, अगर संभववाद का शब्द पूछा जाए, शब्द किसने दिया? तो फेब्रे। और संभववाद का जनक कौन है? तो जनक है विडाल डी लाब्लास। समर्थक वही ब्लास और फेब्रे। नवनिश्चयवाद, इसमें क्या है? मानव प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग तो कर सकता है, लेकिन प्रकृति का किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो सकता। तीसरी परिभाषा क्या दी? पहले में तो इच्छा के अनुसार, प्रकृति की इच्छा के अनुसार इजाजत लेके काम करना पड़ेगा मानव को, उनकी इजाजत से ही वो कोई काम में ले सकता है। दूसरी में अपनी इच्छा, दूसरी में मानव कुछ भी कर सकता है। मतलब मानव को पावरफुल बताया, पहले में प्रकृति को बताया, दूसरे में मानव को पावरफुल बताया। तीसरी में बताया कि दोनों का समन्वय किया, दोनों को क्या कर दिया? एक तरह का संबंध बना दिया कि मानव प्रकृति का काम बिना मानव का काम चल नहीं सकता। तो मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर सकता है, लेकिन कंडीशन रहेगी कि वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसका प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन पूछ लेता है, नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? तो इस विचारधारा में पहली बात दोनों का सामंजस्य बता दिया मैंने। नई विचारधारा को जन्म देती है। क्या देती है? नई विचारधारा को ये जन्म देती है। दूसरी बात है, इस विचारधारा से एक बात निकल आती है, एक विचारधारा निकल के आती है, जो नई विचारधारा निकल कर आती है। और नई विचारधारा क्या आती है? नई विचारधारा आती है रुको और जाओ। एक नई विचारधारा निकल कर आती है, इस परिभाषा से क्या आती है? रुको और जाओ। तो क्वेश्चन कर लेता है रुको और जाओ जो विचारधारा किसकी थी? तो ये थी ग्रिफिथ टेलर की। किसकी थी ये? ग्रिफिथ टेलर की थी ये विचारधारा। ये लगभग 21वीं सदी में के आसपास ये विचारधारा इन्होंने दिए। 21वीं सदी में ये विचारधारा इन्होंने दिए। अब इसका समर्थक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर है। बाद में इस विचारधारा का समर्थन रेटजेल मोदी ने भी किया था। तो ग्रिफिथ टेलर और रेटजेल मोदी। अब क्वेश्चन यहाँ से ये लेसन आपका खत्म हो जाता है, लेकिन 1 बाय छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वह भी देख लीजिए। 1930 के दशक में क्या था? 1930 के दशक में मानव भूगोल 2 भागों में बट गया। 1930 के दशक में मानव भूगोल 2 भागों में बट गया। कौन कौन से? भूगोल नहीं बटा, मानव भूगोल बटा है। मानव भूगोल 2 भागों में बट गया, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में। किस में बट गया? सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में। क्वेश्चन कर लेता है, जैसे जैसे आगे भूगोल, मानव भूगोल का एक तरीके से मानव भूगोल का विस्तार होने लगा, महत्व बढ़ने लगा, तो ये अनेक शाखाओं में बट गया और उन शाखाओं को नाम दिया उपक्षेत्र या उपशाखा। उपशाखा बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? मानव भूगोल की उपशाखा। तो उपशाखाएं बोल सकते हैं, मानव भूगोल की उपक्षेत्र या उपशाखाएं तरीके से बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से अनेक शाखाओं में बट गया। तो अपने मुख्य रूप से 4 से 5 याद रखेंगे। तो 2 तो ऊपर है से सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल।
इनके अलावा राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल में यह मुख्य रूप से बट गया। और लास्ट क्वेश्चन और है कि 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिकों का प्रभुत्व रहा। 1970 के दशक के बाद, 1970 के बाद में कह सकते हैं 1970 के बाद में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का, अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ या प्रभुत्व रहा। तो क्या कह रहा तरीके से विचारधारा क्या क्या है दार्शनिकों ने, तो दार्शनिकों ने मुख्य रूप से जो विचारधाराएं दी थी वो उदारीकरण की, औपनिवेशिकता की, औद्योगिक नीतियां की, ये विचारधारा दी थी। तो आपको याद रखना है कि 1970 के दशक के बाद, 1970 के बाद में क्या याद रखना है, 1970 के बाद में मुख्य रूप से दार्शनिकों ने विचार दिए थे या दार्शनिकों का प्रभुत्व रहा था, दार्शनिकों का क्या रहा था, प्रभुत्व रहा था। तो ये 1970 के बाद में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा, जैसे औपनिवेशिक, उदारीकरण, औद्योगिकरण, इन सब विचारधाराओं का उदय रहा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो भेजें ताकि सबको फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।